इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहले माइंड्स ऑन एक्टिविटी में मेरा एक आपसे आसान सा क्वेश्चन, इक्वेशंस ऑफ मोशन आर नॉट अप्लाइड इन, तब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई नहीं करते। स्टेटमेंट में हमेशा देखें ट्रू नॉट ट्रू, करेक्ट इनकरेक्ट, नॉट, ऐसी स्टेटमेंट में ऐसा एक वर्ड लिखे होते हैं जिसको हमने हमेशा देखना होता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ अप्लाई नहीं होती? प्रोजेक्टाइल मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, या वन डायमेंशनल मोशन में। इस क्वेश्चन का ताल्लुक इक्वेशन ऑफ मोशन की लिमिटेशन के साथ है। इक्वेशन ऑफ मोशन की लिमिटेशन क्या है, कब अप्लाई करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को? इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कहाँ करते हैं, और फिर इसके बाद आप अपने आंसर को रिव्यू कीजिएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई वहां पर किया जाता है जहां पर आपके पास ओवरऑल जो एक्सेलेरेशन होती है वो कांस्टेंट होती है। हम कांस्टेंट एक्सेलेरेशन जहां पर हो या यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन जहां पर हो वहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करते हैं। अब मुझे आंसर दीजिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहती है? प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहती है? यस, कांस्टेंट रहती है, इक्वल टू जी। क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहती है? क्या सिंपल हार्मोनिक में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहती है? नो, क्योंकि उसमें तो आप जानते हो कि एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। जब बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है तो हर पॉइंट पे अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू चेंज हो रही है। वन डायमेंशनल मोशन के अंदर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रह सकती है, लेकिन ऐसा कोई केस नहीं है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहे। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब जो हम पढ़ रहे हैं तमाम केसेस ही वन डायमेंशन के हैं, जहां बॉडी एक डायरेक्शन में मूव करे, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ। हमारे टॉपिक ही सारे इससे रिलेटेड है। तो कहां कांस्टेंट नहीं रह सकती? सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो इसका आंसर क्या होगा? बीटा। और ये हमें बताएगा लिमिटेशंस के हवाले से कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन की जो लिमिटेशन है वो अप्लाई नहीं होती। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन में डिफरेंस हम पढ़ेंगे भी आगे जाकर, ये क्लियर हो जाएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है और ये कांस्टेंट नहीं रहती। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलेरेशन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इक्वल होती है जी, और ये थ्रू आउट हमारे पास कांस्टेंट रहती है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन को रिवाइज करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो ये वेरिएबल्स हैं जो आपको राइट साइड पे नजर आ रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलेरेशन और टाइम। हमने जब भी कोई इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो हमने इन वेरिएबल्स को देखना होता है कि क्या ये तमाम वेरिएबल्स हमें गिवन हैं या नहीं गिवन। हमारी बुक में तो ये वी आई और वी एफ यूज होता है। जब हम डिफरेंट बुक्स को देखते हैं, कैम्ब्रिज की बुक्स को या ए लेवल्स की बुक को, तो वहां पर ये वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं। जैसे वहां पर इनिशियल वेलोसिटी के लिए सिंबल क्या होता है? यू। फाइनल वेलोसिटी के लिए सिंबल क्या होता है? वी। तो वो इस चीज को यूं याद रखते हैं, सुवाट। इनको सुवाट इक्वेशंस बोलते हैं। सुवाट डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन और आपके पास टाइम, ये वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये 5 वेरिएबल्स हैं। हर इक्वेशन के अंदर एक ना एक वेरिएबल मिसिंग होगा, हर इक्वेशन के अंदर। अब आप जरा वन बाय वन इन इक्वेशंस को देखो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब जरा देखें कि क्या ये सारे वेरिएबल्स इनमें अवेलेबल है। आपका आंसर होगा नो, एक वेरिएबल मिसिंग है। और वो कौन सा मिसिंग है? डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन है, टाइम है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो जब कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए और उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट के अलावा 4 वेरिएबल्स की बात हो रही हो तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू या डी इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। अब कौन कौन सा वेरिएबल यहां पर है?
यहां पर इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है। तो अगर कोई ऐसा डाटा आपको गिवन हो जिसमें फाइनल वेलोसिटी का जिक्र ना हो, बाकी वेरिएबल्स हो और उनमें से एक कैलकुलेट करना हो, आप कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन, 2 टाइम एक्सेलेरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब अगर आप देखो तो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलेरेशन है, टाइम नहीं है। आइडिया हो रहा है कि जब हम कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ें, उसमें डाटा को नोट करें और देखें क्या चीज़ गिवन है, क्या मिसिंग है, इक्वेशन ऑफ मोशन पता चल जाएगी कौन सी है। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन किसे कहा जाता है? जो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कहा जाता है इसे S इज इक्वल टू वी टी को। और इसमें ये जो V है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। ये V आपकी एवरेज वेलोसिटी है फॉर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के लिए। और इसकी वैल्यू हम क्या यूज करते हैं? वी आई प्लस वी एफ डिवाइड बाय 2 इंटू टी। अब जरा आप फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें तो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन में इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, एक्सेलेरेशन नहीं है। अब कुछ भी मिसिंग है इन इक्वेशन में, लेकिन ये चीज लाजमी है कि ये इक्वेशन यूज तभी होंगी जब आपके पास ओवरऑल एक्सेलेरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है। कई दफा एग्जामिनर ये बात स्टेटमेंट में कह देगा और कई दफा हमें खुद पता होगा कि इस केस में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट कंसीडर की जा रही है, तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी जजमेंट है कि हमें स्टेटमेंट को पढ़कर करेक्ट इक्वेशन तक पहुंचना है और फिर उसको अप्लाई करना है। तो ये सबसे आसान तरीका है कि आप लिख लें कि कौन सा वेरिएबल गिवन है, कौन सा नहीं गिवन। फिर कई क्वेश्चन में एक से ज्यादा इक्वेशंस भी यूज करनी पड़ सकती हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हमने टाइम को कैलकुलेट कर लिया। एग्जाम्पल दे रहा हूं, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम फाइंड हो गया। फिर उसको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर पुट करके डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर लो। या थर्ड में की तरफ जाएं तो थर्ड में टाइम चाहिए ही नहीं। अगर डाटा प्रॉपर सिंपल वी एफ वी आई है, एक्सेलरेशन है, डायरेक्ट थर्ड से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लें। तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन ने यूज होना। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता कि इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी है, ठीक है? ऐसा खुद से ना सोचें। या आप मेडिकल एंट्री टेस्ट दे रहे हैं, आप मैट्रिक के अंदर एक क्लास में पूछे जाने वाला क्वेश्चन थोड़ी है जो होगा कि आपसे इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी है, ठीक है? ऐसी चीजें नहीं सोचनी। अब आ जाओ मोशन अंडर ग्रेविटी की तरफ, कि अगर हम इन इक्वेशन ऑफ मोशन को अंडर ग्रेविटी अप्लाई करें तो फिर हमारे पास इन इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चेंज आएगा? चेंज सिर्फ इस एतबार से आएगा कि जो हमारी ओवरऑल वैल्यूज हैं, वेरिएबल्स हैं, उनके अंदर आपको चेंज नजर आएगा। अब दो केसेस मैं यहां पर डिस्कस करता हूं, एक लेफ्ट पे है, एक राइट पर है। लेफ्ट वाला केस है ड्रॉप का, कि जब एक सर्टन हाइट एज से एक बॉडी को ड्रॉप किया जाए। और राइट वाला केस ये है एक बॉडी को ग्राउंड से थ्रो किया जाए और वो मैक्सिमम हाइट को रीच करे। अब जब किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाता है तो आप जानते हो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं होती। और अमूमन ऐसे क्वेश्चन में हमसे फाइनल वेलोसिटी का पूछा जाता है। जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही होती है तो जो हम एक्सेलरेशन का साइन लेते हैं वो क्या लेते हैं? पॉजिटिव जी, क्योंकि नीचे आते हुए हर सेकंड वेलोसिटी 9.8 बढ़ रही होती है। और ये एच, इसको हम किसकी जगह लेंगे? डिस्प्लेसमेंट की जगह। जब बॉडी को अपर थ्रो किया जाता है तब इनिशियल वेलोसिटी कोई सूरत नहीं है कि जीरो हो, थ्रो कर रहे हैं तो जीरो नहीं हो सकती, लेकिन फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियसली जीरो होगी। और ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन नेगेटिव जी लेते हैं क्योंकि हर सेकंड वेलोसिटी 9.8 कम हो रही होती है। अब जरा अप्लाई कर दें इन कंडीशंस को इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर और देखें कि हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चेंज आएगा? वो थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी आई जीरो है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। सेकेंड में क्या चेंज आएगा? एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर, क्योंकि वी आई जीरो है। और थर्ड में क्या आएगा? 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर। अब किया हमने सिर्फ ये है कि हमने
उन इक्वेशन ऑफ मोशन पे इन कंडीशंस को अप्लाई कर दिया है और अप्लाई करने के बाद हमें रिजल्ट मिल गया। ठीक है, अब जरा राइट वाले केस पे अप्लाई करो। जब बॉल को अपवर्ड थ्रो करें उसमें क्या होगा, वी एफ जीरो होगा तो वी आई इक्वल आएगा जी टी के। सेकेंड में क्या होगा, एच इज इक्वल टू वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। आप खुद से भी वैल्यू पुट करके कर सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। और थर्ड में क्या होगा, टू जी एच इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर। अब जरा सोचें कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये हमें किस तरह से हेल्प आउट कर रही है। मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूं और आपने मुझे बताना है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली कौन सा फार्मूला यूज होगा। वी आई इक्वल टू नेगेटिव जी टी नहीं होगा, ये तो मैं कह रहा हूं एक दफा सॉल्व करें, नेगेटिव राइट और लेफ्ट पे कैंसिल हो जाएगा। आप लोग सिर्फ जो लिख रहा हूं उसको देख रहे हो, खुद से सॉल्व नहीं कर रहे, तो खुद से करेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि क्यों ये आपके पास आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with a velocity of 25 meter per second. A ball is thrown vertically upward with a velocity of 25 meter per second. How much time it will take to reach maximum height? कितना टाइम लगेगा उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में? कौन सा फार्मूला यूज करोगे? जी, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे, फार्मूला क्या होगा, वी आई इज इक्वल टू जी टी। अब आपने टाइम कैलकुलेट कर लिया, टाइम क्या आया, क्या टाइम आया जरा बताएं। वेलोसिटी 25 थी, जी आपका 10 है, टाइम कितना आ गया 2.5। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, कि उसने मैक्सिमम हाइट कितनी रीच की है, अब उसको जरा कैलकुलेट करें। अगर आपने अब हाइट को कैलकुलेट करना है कि हाइट कितनी है, अब कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, सेकंड। अब उससे नीचे जो इक्वेशन है वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, अब उसको अप्लाई करोगे, आपकी हाइट कैलकुलेट हो जाएगी। समझ आया कि आपने वेरिएबल्स को देखना है और उन वेरिएबल्स के मुताबिक फार्मूला को अप्लाई करना है। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 meter. A ball is dropped from a height of 45 meter. What will be its velocity before hitting the ground? What will be its velocity before hitting the ground? अब कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन को लिखें भी साथ, कौन सी इक्वेशन को यूज करेंगे, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्र, इसको यूज करेंगे। अब आपको यहां पर अंडर रूट लेना पड़ेगा और अंडर रूट लेने के बाद आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। क्लियर, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशंस आपके पास इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको आप कई दफ़ा क्वेश्चन में यूज़ करते हो, ये मैंने उसको हाईलाइट कर दिया आपके सामने, कि अगर आप एक बॉडी को एक हाइट से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हो, एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड आपने थ्रो किया, बॉडी ऊपर गई, मैक्सिमम हाइट पे पहुंची, दोबारा उसी लेवल पे आ गई। जब बॉडी दोबारा उसी लेवल पर आएगी तो क्या उसकी वेलोसिटी वही होगी जिससे उसको थ्रो किया। अगर मैंने बॉल को थ्रो किया 20 मीटर पर सेकंड से, बॉल ऊपर गई और दोबारा से उसी लेवल पे आ गई जहां से उसको थ्रो किया था, तो क्या जब उस लेवल पे आ गई और उस पॉइंट को वो क्रॉस कर रही होगी तो उसकी वेलोसिटी वही होगी जो इससे उसको थ्रो किया। आंसर होगा यस। हम नॉर्मली एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे होते हैं, इसको आप कैलकुलेट करोगे तब भी आंसर यही आएगा। तो अगर वेलोसिटी वी से आपने उसको अपवर्ड थ्रो किया था, मैक्सिमम हाइट के बाद दोबारा जब उस पॉइंट को वो क्रॉस करेगी तो उसकी वेलोसिटी वी ही होगी। तो कई क्वेश्चंस में आप लोगों को ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी।
कि बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया, बॉडी नीचे आई, उस पॉइंट को क्रॉस किया, तो उस पॉइंट पे वो वेलोसिटी देगा नहीं जब क्रॉस किया। तो हमें पता होना चाहिए कि जब उस पॉइंट को क्रॉस किया तो जिस वेलोसिटी से फेंका था वो वेलोसिटी सेम होगी। अगर तो रेजिस्टेंस होगी तो ऑब्वियसली ये वेलोसिटी डिफरेंट होगी। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। अब दो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये मैं हर साल बच्चों से पूछता हूँ और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड। स्टेटमेंट को पढ़ें कि एक बॉडी को एक हाइट एज से ड्रॉप किया, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड कितना है, कि 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। और दूसरा क्वेश्चन है डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड। दोनों चीजों में डिफरेंस देखें, 5 सेकेंड्स और 5th सेकेंड। क्या दोनों का आंसर सेम आएगा कि टोटल डिस्टेंस 5 सेकेंड में कितना है और 5th सेकेंड में कितना है, क्या सेम आएगा? आंसर है नो, दोनों का डिफरेंट आएगा। 5 सेकेंड टोटल टाइम, कि टोटल 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, और 5th सेकेंड का मतलब है कि 4 सेकेंड और 5 सेकेंड के दरमियान कितना डिस्टेंस कवर हुआ। जी आंसर कैलकुलेट करके बताएं कि क्या आएंगे। देखें पहला क्वेश्चन देखते हैं और उसका आंसर फिर मैच करें आप लोग अपने सोल्यूशन से। बॉडी को ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस फाइंड करना है, टाइम गिवन है। वेरिएबल्स देखें, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस फाइंड करना है, टाइम गिवन है। यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। बॉडी डाउनवर्ड आ रही है नीचे आते हुए, एक्सलेशन पॉजिटिव जी, क्योंकि वेलोसिटी 9.8 बढ़ रही होती है। अब ये आ जाएगा h, वी आई 0, ये इसका फार्मूला आ गया। अब यहां पर वैल्यूज पुट करें, g को 10 कंसिडर करेंगे, टाइम की वैल्यू 5 लेंगे, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10 50, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10 सॉरी 250, और 250 डिवाइड बाई 2 आपका आंसर आएगा 125 मीटर। 125 मीटर डिस्टेंस कवर होगा 5 सेकेंड्स के अंदर। अब दूसरी जानिब आ जाए, डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड। 5th सेकेंड का मतलब क्या है? देखो टाइम 0, 1, 2, 3, 4 और 5। 0 से 1 ये आपका फर्स्ट सेकेंड है, 1 से 2 ये आपका सेकेंड सेकेंड है, 2 से 3 ये आपका थर्ड है, 3 से 4 ये आपका फोर्थ है, और ये आपका 5th है। मतलब 4 सेकेंड और 5 सेकेंड इनके दरमियान जो टाइम है ये आपका 5th सेकेंड है। जैसे मैं आपसे पूछूं आपके डेली कितने लाइव लेक्चर्स होते हैं, आप कहोगे 4। लेकिन मैं अगर आपसे पर्टिकुलर पूछता हूं कि आपका 4th लेक्चर कौन सा होता है, तो आप 4th का बारे में बताओगे ना कि 4th आपका फिजिक्स है। फिर इस समय मैं कहूंगा टोटल टाइम कितना है, आप बताओगे इस टाइम शुरू होता है, इस टाइम एंड होता है। लेकिन 4th कब होता है, आप बताओगे ये टाइम उसका स्टार्टिंग है, ये पॉइंट उसका एंडिंग है। तो मैंने यहाँ पर्टिकुलरली आपसे 5th के बारे में पूछा। इसका मतलब ये होगा क्या पहले आप 4 मीटर का डिस्टेंस फाइंड करोगे 4 सेकेंड का, फिर आप 5 सेकेंड का डिस्टेंस फाइंड करोगे। और अगर आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ और 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो 5th सेकेंड का जो डिस्टेंस होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसका मतलब इसका एक तरीका तो ये है कि आप लोगों ने क्या करना है कि अगर nth सेकेंड का डिस्टेंस फाइंड करना है, इसका nth सेकेंड का, तो nth सेकेंड के डिस्टेंस को n-1 से सेपरेट कर लो। जैसे यहां पर मैंने आपको कहा 5th का कैलकुलेट करो, तो जितना डिस्टेंस 5 सेकेंड में कवर हुआ और जितना डिस्टेंस 4 सेकेंड में कवर हुआ उनका डिफरेंस ले लो। अब ये वाला फार्मूला 2 दफा यूज होगा, पहले 5 सेकेंड के लिए फिर 4 के लिए। 5 के लिए हम कर चुके हैं, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं 125। 4 के लिए सॉल्व करें, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10, 160 डिवाइड बाय 2, यहां पर आएगा 80। तो आपका आंसर क्या आ गया 45 मीटर।
ये आपके पास आंसर होंगे। इसका एक और मेथड भी है और वो है इसका शॉर्टकट। ये तो मैंने आपको मेथड बताया ना कि असल इसका मतलब क्या है, कि अगर आपको 5वें सेकंड या 6ठे सेकंड का फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। अब इसका शॉर्टकट सुनिए। शॉर्टकट टू फाइंड डिस्टेंस फॉर nth सेकंड क्या है, एंड द शॉर्टकट इज distance covered in nth second is equal to vi plus a by 2 into 2n minus 1। और ये सिर्फ फार्मूला अप्लाई हाइट के लिए नहीं होगा, ये फार्मूला सिर्फ हाइट के लिए नहीं होगा। अगर एक बॉडी ग्राउंड पे मूव कर रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ये फार्मूला तब भी अप्लाई होगा। कई बच्चे सिर्फ सोचते हैं कि सिर्फ ये क्वेश्चन हाइट के लिए अप्लाई होता है, नो, ये फार्मूला हर जगह अप्लाई होगा। इवन एक गाड़ी है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट या अ कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी गिवन है, उसके बाद वो गाड़ी एक्सेलेरेट करती है, एक्सेलेरेशन गिवन है, बताओ nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। अब इस फार्मूला को अप्लाई करोगे। फिर एक और चीज जहां पर गलती के चांसेस होते हैं वो ये जगह, क्या यह फार्मूला में हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा, क्या नेगेटिव आ सकता है। तो बच्चे याद रखिएगा, इस फार्मूला में हमेशा पॉजिटिव ही लिखा रहने दो, लेकिन ये याद रखो कि यहां पर जो एक्सेलेरेशन आ रही है ना, एक्सेलेरेशन वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव, अगर वेलोसिटी कम हो रही है नेगेटिव। अगर रिटार्डेशन का क्वेश्चन आएगा, अगर रिटार्डेशन का क्वेश्चन आएगा तो फिर नेगेटिव साइन आएगा। बच्चे 10n-5 शॉर्टकट ना याद रखें, क्योंकि ये 10n-5 शॉर्टकट तब अप्लाई होगा जब वेलोसिटी इनिशियल जीरो है, और हमेशा इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती। अगर मैं आपको कहूं कि एक बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया, अब वेलोसिटी vi गिवन है, अब बताओ कि 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। अब आप फार्मूला कैसे अप्लाई करोगे, क्या 10n-5 अब आपका शॉर्टकट वहां यूज होगा, बल्कि बिल्कुल हाफ GT² को बिल्कुल मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। क्लियर। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कहाँ यूज होता है, और यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव की इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि एक्सेलेरेशन पॉजिटिव और एक्सेलेरेशन नेगेटिव ये कब होगी, जब बॉडी एक्सेलेरेट कर रही है। जैसे एक बॉडी को ड्रॉप किया, पॉजिटिव साइन लोगे, जब बॉडी को लेकिन अपवर्ड थ्रो किया तब साइन क्या लोगे, तब साइन आप नेगेटिव लोगे। तो सिर्फ शॉर्टकट नहीं याद रखना, उस शॉर्टकट की कंडीशन को भी याद रखना। अब जरा शॉर्टकट को अप्लाई करें। ये ऊपर वाले क्वेश्चन में अब मैं इस शॉर्टकट को अप्लाई करने लगा। Sn इज इक्वल टू vi प्लस a/2 इंटू 2n-1। vi तो जीरो है क्योंकि हमने बॉडी को ड्रॉप किया था, बॉडी नीचे आ रही है, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव g है, तो ये पॉजिटिव 10 आएगा। कौन सा सेकंड है, 5th, अप्लाई कर दें। तो 10/2 5, यहाँ के पास 5 आ गया, 2 इंटू 5 10, 10-1 9, तो 9 इंटू 5 45 मीटर। तो ये शॉर्टकट से भी वही आंसर आएगा। क्लियर, समझ आ गया बच्चे कि शॉर्टकट कैसे अप्लाई करना है। और अगर ये क्वेश्चन होता कि एक बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया, कितनी इनिशियल वेलोसिटी से, 15 मीटर पर सेकंड से। अब मेरा अगर आपसे क्वेश्चन है कि फाइंड करो डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकंड, अब क्या आंसर आएगा कि 3rd सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ इस केस में कि जब एक बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया। अब आपका आंसर क्या होगा। अब आप पहले तो देखो कि फार्मूला में क्या आएगा, फार्मूला शॉर्टकट वाला अप्लाई करूंगा। Sn इज इक्वल टू vi प्लस a/2 इंटू 2n-1। अब vi जीरो नहीं है, 15 है। क्या a पॉजिटिव लूंगा नेगेटिव लूंगा, यहां पर क्या a पॉजिटिव लूंगा नेगेटिव, अब नेगेटिव लूंगा क्योंकि बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया, ऊपर जाते हुए आपकी a की वैल्यू वो नेगेटिव g होती है, तो यहां पर आपके पास नेगेटिव आएगा। टाइम कौन सा है, 3-1। अब यूं सॉल्व होगा, ठीक है।
या वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू गलत आएगी। इस वैल्यू को 15 ना लें, इसको आप 45 लें, तो अदरवाइज वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। टाइम लिखा हुआ है बच्चे 30 सेकेंड, तो यहाँ मैंने वैल्यू चेंज किया वेलोसिटी की, अदरवाइज आंसर नेगेटिव वो पॉसिबल नहीं है। 45, तो 6 - 1 5, 5 × 5 25, 25 और 45 का डिफरेंस ये 20 मीटर डिस्टेंस आएगा। तो ये आइडिया होना चाहिए आपको कि ये शॉर्टकट है, इसमें हमेशा पॉजिटिव साइन नहीं है, डिपेंड करेगा केस पे, ये साइन नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का आइडिया हो गया इस शॉर्टकट के हवाले से। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये दो क्वेश्चन आपके पास नजर आ रहे हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। कई दफा रेशो का क्वेश्चन आता है कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। किस केस के लिए? दोनों का केस मैं बता दूं कि एक बॉल को एक हाइट से ड्रॉप किया है, एक बॉल को एक हाइट से ड्रॉप किया है, तो इस केस के लिए इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1:4:9। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको 3 दफा ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हाफ GT² वाला, हाफ GT², हाफ GT², और यहां पर भी अप्लाई करोगे हाफ GT²। कैंसल आउट क्या होगा? हाफ और 10 तीनों में कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा 1:4:9। 1:4:9। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेकेंड क्वेश्चन में 3 दफा फार्मूला अप्लाई करोगे। ये जो शॉर्टकट है, VI 0 है, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं। VI 0 A 10/2 इंटू 2n - 1, 10/2 2n - 1, 10/2 2n - 1। इसमें क्या कैंसिल होगा? 10/2। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 2 - 1 1, 4 - 1 3, और 6 - 1 5। तो क्या आंसर दोनों का सेम है, डिफरेंट? डिफरेंट। इसका 1:4:9, इसका 1:3:5। क्लियर? लास्ट पॉइंट इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड, और वैसे लास्ट पॉइंट तो कभी भी नहीं हो सकता इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड। इसमें तो हम जितने क्वेश्चंस करें उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, और हर क्वेश्चन कई दफ़ा दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिलेटेड विद स्टॉपिंग डिस्टेंस। आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है स्टॉपिंग डिस्टेंस का। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, नीचे वाले एग्जांपल के अलावा, कि आपके पास एक टारगेट बोर्ड है जहां पर आप लोगों ने गन से शूटिंग करनी है, और ये आपका फाइनल टारगेट है जहां पर आप हिट करना चाह रहे हैं। वो जो बोर्ड है वो वुडन है या कार्डबोर्ड का है या किसी भी मटेरियल का है। हमें ये कहा गया कि आपने एक बुलेट को फायर किया, उस बुलेट की जो इनिशियल वेलोसिटी है जिससे उसको फायर किया वो गिवन है। वो बुलेट जाकर हिट करती है टारगेट, उस बोर्ड को, या सैंड बैग भी कहा जा सकता है, और जब उसको हिट करती है तो उसके अंदर वो पेनिट्रेट कर जाती है, और एक खास डिस्टेंस के बाद जाकर वो बुलेट रुक जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि बुलेट जब पेनिट्रेट हुई, एक खास डिस्टेंस के बाद रुकी, तो जो उस बुलेट की फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है? वो 0 है। फाइंड ये करो कि वो उस बोर्ड के अंदर
कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुकी। फाइंड क्या करना है कि वो बुलेट उस बोर्ड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुकी। अब ये क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड है। क्या कुछ आपको गिवन है, आपको बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है जिससे वो बोर्ड को हिट करती है, बुलेट जाके रुक गई, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है। फाइंड करना है डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस के बाद वो जाकर बोर्ड में रुकी। और आपको जो एक और चीज गिवन होगी यहां पर, वो गिवन होगी एक्सेलेरेशन, कि जो बुलेट है उसकी एक्सेलेरेशन क्या है। तो आप बताएं क्या यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हो सकती है, और अगर हो सकती है तो कौन सी, थर्ड इक्वेशन। तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, स्टॉपिंग डिस्टेंस का। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन मैंने नीचे एक कार की एग्जांपल जो नॉर्मली दी जाती है उससे रिलेटेड डिस्कस किया कि कार इनिशियल वेलोसिटी वी से मूव कर रही है, सामने जो ट्रैफिक सिग्नल है वो रेड हो जाता है, गाड़ी को अप्लाई करनी पड़ती है ब्रेक, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद एक सर्टेन डिस्टेंस जो है डी वो गाड़ी कवर करती है और वो रुक जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो है। ऑब्वियसली यहाँ रिटार्डेशन होगी, यहाँ क्या होगी, रिटार्डेशन, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, और हमें जो रिटार्डेशन है वो गिवन होगी, वो यूनिफॉर्म है, अदरवाइज इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज नहीं कर सकते, और वो गिवन है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, उसकी वैल्यू ए। अब क्या एग्जामिनर फाइंड करने को कह सकता है, बताओ कितने डिस्टेंस के बाद जाके गाड़ी रुकी। तो आपको आइडिया है कि यहां पर कौन सी इक्वेशन यूज होना है, यहां पर हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी। तो थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहां पर एक्सेलेरेशन नेगेटिव यूज करेंगे क्योंकि रिटार्डेशन है, और वैसे ही पता होना चाहिए कि एक चीज रुक रही है तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन आएगी। डिस्टेंस डी, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट करो वी है, यह आएगा नेगेटिव 2ad इज इक्वल टू वी स्क्वायर या वी आई स्क्वायर, जो भी वेरिएबल। ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, हमें रिक्वायर्ड डिस्टेंस है तो डिस्टेंस आ जाएगा वी आई स्क्वायर ओवर 2a। तो ये एक जनरल फार्मूला बन गया स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए कि अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, आपको रिटार्डेशन गिवन है, तो आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो जिस डिस्टेंस के बाद वो जाकर बॉडी रुकेगी। अब यहां पर एग्जामिनर कई दफा कंपैरिजन क्वेश्चन देता है, एग्जामिनर कंपैरिजन क्वेश्चन देता है कि फर्स्ट करो एक गाड़ी है, एक कार ए वो वेलोसिटी वी से मूव कर रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो वी है, और वो जब ब्रेक अप्लाई करती है तो वो डिस्टेंस डी के बाद जाके रुकती है। एक और गाड़ी उसके साथ आ रही है और वो भी मूव कर रही है और उसने भी उस सिग्नल पे रुकना है, उसने भी उस सिग्नल पे रुकना है। उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो पहली की गाड़ी के मुकाबले में डबल है। अगर वो भी सेम फोर्स अप्लाई करे, मतलब दोनों की एक्सेलेरेशन सेम है, तो वो कितने डिस्टेंस के बाद जाके रुकेगी, वो कितने डिस्टेंस के बाद जाके रुकेगी। अगर दोनों की एक्सेलेरेशन सेम है तो वो कितने डिस्टेंस के बाद जाके रुकेगी, 4 टाइम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपैरिजन क्वेश्चन बन गया कि उसने आपको कहा कि एक्सेलेरेशन की वैल्यू सेम है, अगर दोनों की एक्सेलेरेशन की वैल्यू सेम है तो फिर डिस्टेंस का ताल्लुक वेलोसिटी के स्क्वायर से क्या होगा, वो डायरेक्ट होगा। तो ये कंडीशन याद रखनी है कि अगर दो बॉडीज को कंपेयर किया जाए और उनकी एक्सेलेरेशन की वैल्यू सेम है तो फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस का ताल्लुक वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ होता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस का ताल्लुक वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ। तो अगर इसकी वेलोसिटी डबल है तो 2 का स्क्वायर 4, तो उसका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा वो पहले के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा होगा। अगर पहली गाड़ी 1 मीटर डिस्टेंस के बाद रुकेगी तो ये दूसरी गाड़ी 4 मीटर डिस्टेंस के बाद रुकेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम चाहते हैं कि दोनों गाड़ियां सेम डिस्टेंस पे रुकें, अगर दोनों गाड़ियां सेम डिस्टेंस पे रुकें तो क्या दोनों की एक्सेलेरेशन सेम होगी। अगर दोनों की गाड़ियां सेम डिस्टेंस पे रुकें, मतलब बिफोर जो व्हाइट लाइन होती है ट्रैफिक सिग्नल के, नो, अब सेम नहीं होगी। क्यों, अब क्या होगा, अब कंडीशन चेंज हो गई। अब कंडीशन ये बन गई कि अगर उन दोनों का जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो इक्वल है
तो फिर वेलोसिटी का रिलेशन होगा किससे? एक्सेलरेशन से। अब ये रिलेशन बनेगा, दिस वन। अब इस रिलेशन को जरा रीड करें। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि जिसकी वेलोसिटी 2 गुना ज्यादा, 2 का स्क्वायर 4, उसकी एक्सेलरेशन 4 गुना ज्यादा, उसको 4 गुना ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। यहां पर इस एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? इस एक्सेलरेशन का मतलब है वो फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो गाड़ी को रोकने के लिए। तो जिसकी स्पीड ज्यादा, उसको ज्यादा जोर से ब्रेक लगानी पड़ेगी, और जिसकी स्पीड कम, उसको आहिस्ता ब्रेक लगानी पड़ेगी। ये इसका मतलब होगा। समझ आ गया केस? लास्ट पॉइंट स्टॉपिंग डिस्टेंस के हवाले से, अगर आपको एग्जामिनर टाइम कैलकुलेट करने को कहे कि फर्ज करो आपने टाइम कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम के बाद आके गाड़ी रुकी, फिर आप कौन सी इक्वेशन को यूज कर सकते हो? फर्स्ट या सेकंड, बिल्कुल। फिर आप इन दोनों में से कोई भी यूज करो। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, या फिर एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। आपका टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। लास्ट इससे रिलेटेड कंसोलिडेशन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। A body start from rest with an acceleration a1 after 2 seconds. Another body B start from rest with an acceleration a2. If they travel equal distances in the 5th second after the start of A, then the ratio of a1 to a2 is equal to। क्वेश्चन को समझा दूं, सॉल्व आप कीजिएगा और मुझे इसका नेक्स्ट लेक्चर से पहले आंसर दीजिएगा। एक बॉडी रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होती है और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है? वो a1 है। 2 सेकंड के बाद एक और बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है? वो a2 है। अगर 5th सेकंड के अंदर, अब कंडीशन गिवन है, 5th सेकंड के अंदर दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, तो बताओ a1 और a2 की रेशो क्या है? ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर? और ये जो 5th सेकंड है, ये कंडीशन पढ़ लीजिएगा, ये ए के स्टार्ट होने के बाद है। ये 5th सेकंड कौन सा है? जो ए के स्टार्ट, यानी पहली के स्टार्ट होने के बाद 5th सेकंड होगा, ये वो वाला 5th सेकंड।